फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एमपॉवर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज कर रहे हैं हम स्टैटिक जीके की क्लास 5, जिसमें हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 40+ एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो एसएससी, ग्रुप डी व एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्लास को बिना स्किप करते पूरा देखते चले। और दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाए। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लगाते, मां सरस्वती के आशीर्वाद से करते हैं आज की क्लास शुरू। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हमें ये बताना कि जो हमारी प्रारूप समिति थी जो संविधान सभा के लिए, तो इसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे। तो इसमें कुल सदस्य थे दोस्तों, कितने थे, 7। पर उनके जो हमारी प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको अध्यक्ष याद रखना दोस्तों। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? BR अम्बेडकर। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए किस ऑप्शन में, हमारे सी ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनका चुनाव क्षेत्र कहां से था। चुनाव क्षेत्र आपको ये भी पूछ सकता है, चुनाव क्षेत्र कहां से था, पुन्ना से। कहां से चुने गए थे ये, पुन्ना से। अब एक इंपॉर्टेंट और आता, जो अक्सर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता परीक्षा में, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति के, इसको याद रखें दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, JB कृपलानी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और जो हमारी प्रारूप समिति थी, इसमें कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। आपको ये बताना कि निम्न में से कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो मैं इसके एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, जितनी भी प्रोटोजोआ से बीमारी होती है वो सारी की सारी एक ट्रिक में याद हो जाएंगे, आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो देखिए वो ट्रिक क्या है, पापा काम पर सोते हैं। क्या है इसकी ट्रिक दोस्तों, पापा काम पे सोते हैं। क्या ट्रिक हो जाएगी, पापा काम पे सोते हैं। तो देखिए इनसे मैं आपको सारे के सारे बता देता हूं कौन से क्या बनता है। तो देखिए पापा से तो क्या बन जाएगा दोस्तों, पायरिया। क्या बन जाएगा, पायरिया बीमारी किसके कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण। फिर का से क्या बन जाएगा, कालाजार। क्या बन जाएगा दोस्तों, का से कालाजार। और मैं से क्या बन जाएगा दोस्तों, मलेरिया। और पे से क्या बन जाएगा, पेचिस। और सोते से क्या बन जाएगा, सोने की बीमारी। जिनको ज्यादा सोने की बीमारी होती है उनमें किसकी कमी होती है, प्रोटोजोआ की, सोने की बीमारी। सोने की दोस्तों स्लीपिंग, यानी गोल्ड नहीं है, ये क्या है, स्लीपिंग। स्लीप यानी सोने की बीमारी। तो ये दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी आपको याद रखनी। पापा काम पे सोते हैं, पापा से क्या बन जाएगा, पायरिया। काम से का से बन जाएगा कालाजार। मैं से क्या बन जाएगा, मलेरिया। पे से क्या बन जाएगा, पेचिस। सोते से क्या बन जाएगा, सोने की बीमारी। तो ये दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। तो देखिए इनमें कौन सी है। तो देखिए चेचक हमारी स्ट्रिक में नहीं है, रेबीज भी नहीं है, डिस भी नहीं, क्या, कालाजार। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है डी, कालाजार। तो ये है दोस्तों होने वाली प्रोटोजोआ से बीमारियां। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। यानी गुरु पर्व जो सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने में
मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये हिंदू कैलेंडर के में किस महीने में मनाया जाता है, ये कार्तिक महीने में। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है सी। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, कथकली नृत्य ललित कला के कितने प्रारूपों का लंबवत संयोजन है। तो ये बताना कथकली, तो ये कितने से प्रारूपों से लंबवत है दोस्तों, ये है 5 से। कितने से हो जाएगा, 5 से। तो देखिए हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो कितने से लंबवत है ये, 5 से। अब देखिए दोस्तों, कथकली यानी एक कथकली कहाँ का नृत्य है। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कथकली कहाँ का नृत्य है। तो कथकली को आपको याद रखना है कहाँ का, ये उत्तर भारत का। कहाँ का है, उत्तर भारत का। और ये पूछ ले उत्पन्न कहाँ से हुआ, तो ये उत्पन्न हुआ दोस्तों उत्तर प्रदेश से। कहां से, उत्तर प्रदेश से। आपको ये भी ध्यान में रखना, कथकली नृत्य ललित कला में कितने प्रारूपों का लंबवत संयोजन है, तो ये 5 का है। और पूछ ले कि कथकली कहाँ का नृत्य, तो कहाँ का जाएगा, उत्तर भारत का। और पूछ ले कि कथकली नृत्य उत्पन्न कहां से हुआ था, तो कहां से हुआ था, उत्तर प्रदेश से। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डेटा स्टोरेज भंडारण के मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। गीगाबाइट क्या होता है दोस्तों, जीबी। और मेगाबाइट क्या होता है, एमबी। तो आपको ये बताना है 1 जीबी में, यानी 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं। तो दोस्तों 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, 1024 एमबी। और दोस्तों 1 एमबी में कितनी केबी होती है, 1 एमबी में कितनी केबी होती है, 1024 केबी। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, सब एक क्वेश्चन आता है कि 1 बाइट बराबर कितने बिट होता है, 1 बाइट बराबर कितनी बिट होती है। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट होती है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। और कंप्यूटर जो भंडारण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई भी क्या होती है, बिट होती है दोस्तों। क्या होती है सबसे छोटी इकाई, बिट। आपको याद रखना 1 बाइट के में कितनी बिट आती है, 8 बिट। 1 एमबी में कितनी केबी होती है, 1024 केबी। और 1 जीबी में पूछा इसने, 1 जीबी में कितनी आ जाएगी, 1024 एमबी। तो देखिए 1024 एमबी हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन है डी में। अब देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन था। तो दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कारक कौन हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। कौन हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारे इंडिया के एक शहर का नाम पूछा जाता है कि सिलिकन वैली यानी सिलिकन घाटी किस शहर को कहा जाता है, यानी सिलिकन वैली, सिलिकन वैली यानी सिलिकन घाटी पूछा जाता है किस शहर को कहा जाता है। तो दोस्तों किसको कहा जाता है, सिलिकन वैली। तो दोस्तों सिलिकन वैली कहा जाता है हमारे बेंगलोर को। किसको कहा जाता है, बेंगलोर को। आपको ध्यान रखना दोस्तों, किसको कहा जाता है, सिलिकन वैली। सिलिकन वैली कहा जाता है दोस्तों बेंगलोर को। आपको ये इतने क्वेश्चन याद रखने हैं दोस्तों, इससे रिलेटिव है। तो अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार पूछा दोस्तों, किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो डायनामाइट का किया था दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था, ऑप्शन डी यानी अल्फ्रेड नोबेल। अब देखिए दोस्तों, इससे रिलेटिव बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो अल्फ्रेड नोबेल है, इन्हीं के कारण जो हमारे सबसे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे क्या कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार, वो इन्हीं के कारण दिया जाता है। इन्हीं ने किसकी खोज की थी, डायनामाइट की। और तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो हमारा क्या नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा, ये कब दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जो और वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो दोस्तों एक तो शांति, एक साहित्य, एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान, और एक क्या जाएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र, और एक क्या जाएगा, 5 हो गया हमारे। छठा क्या जाएगा दोस्तों, चिकित्सक में, चिकित्सक में।
ये है दोस्तों 6 क्षेत्र। पहले ये 5 में दिया जाता था, फिर सबसे लास्ट में क्या जुड़ा था दोस्तों, अर्थशास्त्र। पूछ ले कि अर्थशास्त्र किस सन में जोड़ा गया था, भाई अर्थशास्त्र में भी एक नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कब जोड़ा गया था, 1968 में। तो अर्थशास्त्र कब जोड़ा गया था दोस्तों, 1968 में। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला पूछ ले कि सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, सबसे पहला मिला था दोस्तों 1901 में। 1901 में किसे मिला था, तो दोस्तों सबसे पहला मिला था हेनरी ड्यूनेट ने। हेनरी ड्यूनेट सबसे पहला किसे मिला था, हेनरी ड्यूनेट में। अगर पूछ ले कि भारत में सबसे पहला किसे मिला था, तो भारत में सबसे पहला किसे मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर। और मिला कब था, 1911 में। कब मिला था दोस्तों, 1911 में। और ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये एशिया के भी क्या थे, पहले थे। एशिया के भी पहले थे और भारत के भी पहले थे। तो ये थे क्वेश्चन दोस्तों हमारे अल्फ्रेड नोबेल से, यानी नोबेल पुरस्कार से संबंधित। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जितने भी ऑप्शन में मैं सारे के सारे बता देता हूँ कि किसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा कौन सा है, बीटी कल्चर। तो देखिए बीटी कल्चर में क्या आता है, तो दोस्तों तो बीटी कल्चर में आता है दोस्तों अंगूर की खेती और शराब उत्पादन करने की विधि। तो क्या जाएगा दोस्तों, पहले में क्या जाएगा, अंगूर की खेती। विटिकल्चर में क्या था, अंगूर की खेती व शराब उत्पन्न की विधि, शराब उत्पन्न। अब देखिए दोस्तों, सेकंड क्या है हमारा, ओरिकल्चर। तो ओरिकल्चर में क्या होता है, ओरिकल्चर किसे कहा जाता है, बागवानी को। किसे कहा जाता है दोस्तों, बागवानी को। अब आ गया पिसिकल्चर। पिसिकल्चर में क्या आता है दोस्तों, पिसिकल्चर में आता है मछली उत्पादन। तो किस में आ जाएगा, मछली उत्पादन। क्या जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है सी, मछली उत्पादन। अब आ गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या था दोस्तों, खेती बाड़ी। एग्रीकल्चर क्या था दोस्तों, खेती बाड़ी। तो हमसे पूछा था कि जो तालाबों में मछलियां प्रजनन को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, पिसी कल्चर से। आपको ध्यान रखना दोस्तों, मछलियों को जो प्रजनन को किस नाम से जाना जाता है, पिसी कल्चर से। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिन में 2 बार समुद्र के पानी में लयबद्ध उतार चढ़ाव को कहा जाता है। तो दिन में 2 बार समुद्र में पानी का लयबद्ध उतार और चढ़ाव होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों ज्वार। क्या कहा जाता है, ज्वार। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये बताना दोस्तों, तो इसका क्या जाएगा राइट आंसर, इसने किसके लिए बताया, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के लिए। तो किसके लिए दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के लिए। तो किसे दिया गया था नोबेल पुरस्कार, भी दिया गया था दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को। किसको दिया गया था दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन को। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण उपकरण, डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो हमें बताना, हार्ड डिस्क होती है जो हमारी, हार्ड डिस्क होती है जो हमारे कंप्यूटर में लगती है। उसमें ये पूछ रहा है कि जो डेटा भंडारण उपकरण होता है, इसको ये किसका उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, प्रारंभिक भंडारण है या तृतीयक भंडारण है या ऑफलाइन भंडारण है या द्वितीयक भंडारण है। तो ये क्या सेकेंडरी स्टोरेज होती है दोस्तों, हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी डिस्क यानी द्वितीयक भंडारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है डी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो ये बताना है जो हमारे 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसका क्या जाएगा, देखियो तो ये दोस्तों पहला है कि राज्यपाल के पास मृत्यु दंड को निलंबित करने, हटाने या रोकने की कोई शक्ति नहीं है। ये तो 100% क्या दोस्तों गलत है। यानी हमारा पूछा इसने कौन सा
सही है न, कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन कह दिया कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राष्ट्रपति के पास समाधान देने की शक्ति है। तो सही है दोस्तों कि राष्ट्रपति होता है जो कोर्ट मार्शल में दिया जाता है दंड, उसे माफ भी कर सकता है, उसको समाधान भी कर सकता है। आगे देखिए हमारे इसी ऑप्शन में क्या, राज्यपाल के पास मृत्यु दंड के मामले में समाधान की शक्ति होती तो होती है दोस्तों। आगे देखिए हमारा कि कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश से संबंध। तो देखिए दोस्तों इसका क्या जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, यानी ये पहली बार जो दी है ये क्या दी इसने, गलत। राज्यपाल के पास मृत्यु दंड को निलंबित करने, हटाने या रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं है, तो ये गलत है दोस्तों। ये किसमें हो सकता है, सिर्फ दोस्तों जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं, किसमें, हाई कोर्ट। और राष्ट्रपति होता है ये हाई कोर्ट में भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो राज्यपाल होता है वो किसकी द्वारा दी गई सजा को कम कर सकता है, हाई कोर्ट की हो। अब देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो हमें ये बताना दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत। तो देखिए दोस्तों इसने ऑप्शन दिए हैं कि अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 360। तो देखिए दोस्तों मैं इसका आपको डिटेल से बताता हूं कि इसमें किसमें ये प्रावधान है आपातकाल का। तो देखिए दोस्तों भाग तो कौन सा हो जाएगा, भाग पूछ ले कि आपातकाल किस भाग में, तो भाग तो जाएगा 18। किस भाग में है, भाग 18 में। तो देखिए हमारे 3 तरह का आपातकाल है, देखिए कौन कौन से, एक तो अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में और अनुच्छेद 370 में, सॉरी 360 में। तो ये हैं दोस्तों हमारे। तो देखिए 352 वाले को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, क्या कहा जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 वाले को क्या कहा जाता है, राज्य में आपातकाल, जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और ये देखिए दोस्तों अनुच्छेद 360 को क्या कहते हैं, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों, ये 3 बार लग चुका है और ये 120 बार से ज्यादा लग चुका दोस्तों। सबसे पहले पुछले कहा लगा था, तो सबसे पहले लगा था दोस्तों पंजाब में। और ये हमारा वित्तीय आपातकाल ये अभी तक भी प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों एक बार भी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर किसमें हो जाएगा, देखिए 365, 356, 330 और 360। तो देखिए इसने भी पूछा कि वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल किसमें, अनुच्छेद 360 में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है डी, यानी वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में प्रावधान है, अनुच्छेद 360। और भाग पूछ ले किस भाग में प्रावधान है, तो भाग 18 में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के तौर पर कार्यभार संभाला था। तो ये बताना हमारे जो देश के पहले जो सीडीएस अध्यक्ष थे कौन थे। तो अब आई होप की फ्रेंड्स आपको इसका पता है कि पहले सीडीएस अध्यक्ष कौन थे, जनरल बिपिन रावत। तो ये थे दोस्तों हमारे पहले सीडीएस। ये देखिए दोस्तों इनसे रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं, सीडीएस से रिलेटिव सबसे पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि इनका कार्यकाल कितना था। कार्यकाल कितने समय का होता है, कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, या तो उसको 3 वर्ष का उस पद पे सिलेक्ट हुए हो जाए, या फिर उसके जो आयु वो 65 वर्ष हो जाए, जो भी पहले होगा उसी दिन उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, रिटायरमेंट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो बिपिन रावत इनका पीछे कुछ दिनों पहले क्या हो गया था, हेलीकॉप्टर में हादसा हो गया था। तो वो डेट क्या थी, तो दोस्तों आपको याद रखनी है 8 दिसंबर 2021। तो 8 दिसंबर 2021 को इनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर के हादसे में। और पूछ ले कि वो हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसमें बिपिन रावत का डेथ हुई थी, तो उनको हेलीकॉप्टर का नाम क्या है दोस्तों, तो वायुसेना का हेलीकॉप्टर था। किसका था, वायुसेना का हेलीकॉप्टर था। कौन सा था दोस्तों, MI-17BS। तो ये था दोस्तों हेलीकॉप्टर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्तमान में सीडीएस के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में देखिए दोस्तों कौन हो जाएंगे, MM नरवणे, मनोज मुकुंद
नरवणे। कौन बन गया है? मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये थे दोस्तों सीडीएस पद से रिलेटिव क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो ये बताना दोस्तों कि जो भारत का राज था जो सीधे ब्रिटिश राज के नियंत्रण में चला गया था। तो ये बताना तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद किसमें चला गया था? जो कंपनी शासन था वो सीधे किसके हाथों चला गया था? ताज के हाथ में, जिसे क्या कहा जाता था? ब्रिटिश राज। तो देखिए वो कौन सा है? तो 1858 में चलाया गया था दोस्तों, ब्रिटिश राज के अधीन हो गया था भारत का नियंत्रण। अब देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति पूछ ले कि किस तिथि को हुई थी? तो दोस्तों 1857 की क्रांति किस तिथि को हुई थी ये आपको बताना। तो ये बताना दोस्तों 1857 की क्रांति को किस तिथि से और कहां से हुई थी? इसका राइट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना। और ये बता देता हूं दोस्तों जो 1857 की क्रांति ये रविवार के दिन शुरू हुई थी। किस दिन हुई थी शुरू? रविवार के दिन। और 1857 क्रांति का पहला शहीद कौन था? पहला शहीद कौन था दोस्तों? तो पहला शहीद था मंगल पांडे। कौन था? और मंगल पांडे को पूछ ले कि फांसी की सजा कब हुई थी? तो इनको हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। तो दोस्तों अगर आपको 1857 की क्रांति से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते उनकी हमने क्लास बना रखी, तो दोस्तों उसका क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पूरे की पूरी क्लास देख सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी क्लास में क्वेश्चन कराए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जीरो लेवल से यानी बहुत नीचे से जहां से 1857 क्रांति के क्वेश्चन उठते हैं वहां से लेके उच्च लेवल की परीक्षा तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे उस वीडियो में कराए हैं। तो दोस्तों आप वो क्लास भी जरूर देख लें 1857 क्रांति से रिलेटेड। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडारण में से एक माना जाने वाला तुम्मलपल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये बताना दोस्तों तुम्मलपल्ली ये किस राज्य में स्थित है और ये सबसे यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारण में है? तो देखिए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। यानी ये कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो देखिए क्रिसिल, आरबीआई, इकरा और केयर। तो देखिए दोस्तों जो आरबीआई ये क्या है कि बैंक है, तो क्या जाएगा? ये क्रेडिट एजेंसी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश बताना। तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कजाकिस्तान। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है कजाकिस्तान। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो हमें इन चारों में से बताना कि कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी कहाँ? तो दोस्तों देखिए जैसे हमारे ये क्या है भारत का नक्शा, तो ये दोस्तों क्या है? बंगाल की खाड़ी। पूछ रहा है कि यहाँ कौन सी नदी गिरती है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी कहाँ पड़ती है? बंगाल की खाड़ी में। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन है बी। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा सबसे अधिक है? तो ये बताना दोस्तों कि किस राज्य के लोकसभा जो प्रतिनिधि सबसे अधिक हैं। तो किसके हो जाएंगे? हमारे उत्तर प्रदेश के। तो किसके हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश हमारे सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और विधानसभा में भी सबसे अधिक किसके हैं? उत्तर प्रदेश के। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें शुरू की जा सकती है? तो राष्ट्रपति से पूछा, तो दोस्तों राष्ट्रपति से कहां से शुरू की जा सकती है ये पूछा क्वेश्चन में। तो देखिए राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में नहीं, गलत। दूसरा लोकसभा में, राज्यसभा या किसी भी राज्य की विधानसभा में, गलत। लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं, गलत।
तो संसद के दोनों सदनों से। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, संसद के दोनों सदनों से राष्ट्रपति पर महाभियोग महाभियोग लाया जा सकता है। तो जब महाभियोग अनुच्छेद पूछ ले कि कौन से अनुच्छेद में लाया जाता है, तो अनुच्छेद क्या जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर पूछ ले दोस्तों उपराष्ट्रपति, अगर आ जाएगी उपराष्ट्रपति पे महाभियोग, तो उपराष्ट्रपति पे महाभियोग हमेशा की सदन से आएगा, राज्यसभा सदन से, न कि लोकसभा वाले। लोकसभा सदन है ये तो बाद में उनको वेरीफाई करता है कि दोस्तों पर लेके कौन आएंगे सबसे पहले। अगर उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी है तो कौन लेके आएंगे, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कौन हो जाएंगे, राज्यसभा के। राज्यसभा वाले कौन ले आ सकते हैं, उपराष्ट्रपति पे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, और जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे करवाने की कोशिश की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे समझ में आए और क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हमारा चैनल है एम फॉर स्टडी, तो एम फॉर स्टडी को दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए अलविदा।